नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग एक बार फिर से आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए जीके के कुल 40 क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जिसमें आज के वीडियो में हम लोग 21 जनवरी 2021 शिफ्ट 2 में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। बाकी शिफ्ट के वीडियो जिसने नहीं देखे वो ऊपर का आई बटन या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस शिफ्ट का सबसे पहला क्वेश्चन आप क्या है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप कि कंप्यूटर शब्दजाल की दृष्टि से डीडीएल का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, तो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ ऑप्शन बी तब राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज एक कंप्यूटर भाषा है जिसका उपयोग डेटाबेस ऑब्जेक्ट संरचनाओं को बनाने और बदलने के लिए किया जाता है। दृश्य, स्कीमा, तालिकाएं और अनुक्रमणिका डेटाबेस ऑब्जेक्ट के उदाहरण है। इसे डेटा विवरण भाषा के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह डेटाबेस तालिका में फील्ड और रिकॉर्ड निर्दिष्ट करता है। क्रिएट, ऑल्टर और ड्रॉप करें, ये सभी डीडीएल स्टेटमेंट के उदाहरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देखिए क्या है कि कंप्यूटर में सीपीयू के 3 घटक यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो क्या होगा, कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेमोरी हो जाएगा। देखिए, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू के 3 घटक होते हैं। देखिए कौन कौन एएलयू, सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट और एक रजिस्टर फाइल यानी कि मेमोरी। ठीक है, देखिए कंप्यूटर में सीपीयू को मस्तिष्क भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर को नियंत्रित करने वाले निर्देशों को पता और संसाधित करता है। सीपीयू के इन 3 घटकों का इस्तेमाल करके ही कंप्यूटर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए कि चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किए गए पहले मैकेनिकल कंप्यूटर को कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था, तो एनालिटिकल इंजन कहा जाता था। देखिए, चार्ल्स बेबेज एक अंग्रेजी गणितज्ञ और कंप्यूटर अग्रणी के एनालिटिकल इंजन एक यांत्रिक सामान्य परियोजन कंप्यूटर का प्रस्ताव रखा। इसे पहली बार 1837 में बेबेज के डिफरेंस इंजन एक सरल यांत्रिक कैलकुलेटर अवधारणा के अनुक्रमिक के रूप में वर्णित किया गया था। एनालिटिकल इंजन पहला सामान्य उद्देश्य वाला कंप्यूटर था जिसमें अंकगणित तर्क इकाई, सशर्त शाखाओं और लूप के रूप में नियंत्रण प्रवाह और इंटीग्रेटेड मेमोरी थी, जिससे यह पहला ट्यूरिंग पूर्ण डिजाइन बन गया था। उसके जान लीजिए कि मशीन को 4 घटकों से मिलकर बनाया गया था, मिल, स्टोर, रीडर और प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखिए कि अग्रणी भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का 65वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 किसने जीता था। तो किसने जीता था, देखिए रणवीर सिंह ने जीता था। ये देखिए, टाइम्स ग्रुप ने 65वें फिल्म फेयर अवार्ड्स की मेजबानी किया, जिसमें से 2019 के सर्वश्रेष्ठ भारतीय हिंदी भाषा की फिल्मों को मान्यता दी गई थी। यह कार्यक्रम 15 फरवरी 2020 को गुवाहाटी में हुआ था। यह पहली बार है कि 6 दशकों में कोई फिल्म फेयर समारोह मुंबई के बाहर आयोजित किया गया है। रणवीर सिंह ने फिल्म गली बॉय में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी कि पुरस्कार जीता था। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देखिए कि सशस्त्र बलों की संचार क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए 2018 में इसरो के द्वारा कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया था। तो ये कौन सा उपग्रह था, देखिए ये था GSAT-7। ये हो जाएगा यहाँ पे। देखिए, GSAT-7 ये एक इसरो सैन्य संचार उपग्रह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। GSAT-7 ये भारत का 35वां संचार उपग्रह है जिसका वजन 2250 kg है। यह GSAT श्रृंखला का नवीनतम जियो सिंक्रोनस संचार उपग्रह है। भारतीय वायुसेना GSAT-7 ये उपग्रह का संचालन करती है जो पूरे देश में कू बैंड संचार प्रदान करता है। उसके बाद जान लीजिए कि IAF के आगामी संचार उपग्रह GSAT-7C के साथ इसका उद्देश्य वैश्विक संचालन और नेटवर्क केंद्रित युद्ध क्षमताओं में सुधार करना है। कक्षा वृद्धि और कक्षा की ऊंचाई या स्थिति संशोधनों के लिए 3.3 किलोवाट रासायनिक प्रणोदन प्रणाली का उपयोग करता है। उपग्रह का जो संचालन है वो मिशन जीवन 8 वर्ष का है। GSAT-7 ये भारतीय नौसेना को सैन्य UAV नियंत्रण के लिए जमीनी नियंत्रण स्टेशनों पर निर्भरता कम करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे देखिएगा कि DRDO के द्वारा विकसित उस रोबोट का नाम क्या है जिसका उपयोग खतरनाक वस्तुओं का पता लगाने, संभालने और उन्हें नष्ट करने के लिए किया जाता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो दक्ष हो जाएगा, यानी कि आप ऑप्शन बी तब राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, दक्ष एक विद्युत चालित और दूर से नियंत्रित रोबोट है। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने बनाया है। इसका इस्तेमाल खतरनाक वस्तुओं का पता लगाने, उन्हें संभालने और सुरक्षित तरीके से नष्ट करने के लिए किया जाता है। दक्ष रोबोट का जो इस्तेमाल भारतीय सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों की बम निरोधक इकाइयों में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे देखिएगा कि पहला और सबसे पुराना अंतर सरकारी संगठन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। तो देखिए, राइन पर नेविगेशन के लिए केंद्रीय आयोग ये हो जाएगा। देखिए, राइन नेविगेशन के लिए केंद्रीय आयोग एक 5 सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य राइन और आसपास के नेविगेशन के लिए उच्च स्तर की सुरक्षा सुनिश्चित करके यूरोपीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। यह विश्व का सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो अभी भी कार्यरत है। इसकी स्थापना 1815 में हुआ था।
1920 से इसका मुख्यालय जो है टांसबर्ग फ्रांस में है। उसके बाद जान लीजिए कि 1 नवंबर 2016 से ब्रूनो जॉर्जेस ने इसके महासचिव के रूप में कार्य किया है। जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड वर्तमान सदस्य हैं। हालांकि राइन बेल्जियम क्षेत्र से नहीं गुजरती है, लेकिन परिवहन की मात्रा के मामले में बेल्जियम राइन बैदा नीदरलैंड और जर्मनी के बाद तीसरे स्थान पर है। आयोग राइन पर यातायात को विनियमित करने, नदी पर कार्यों में सहायता करने और राइन नेविगेशन ट्रिब्यूनल की सीट के रूप में कार्य करने के लिए जिम्मेदार है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे देखिएगा कि 2019 में CJI के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले की जांच करने वाले इन हाउस कमेटी के प्रमुख कौन थे? तो देखिए यहाँ पे कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए कौन हो जाएगा, तो जस्टिस S.A. बोबडे ये हो जाएगा, यानी कि यहाँ ऑप्शन बी तब राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कनिष्ठ न्यायालय सहायक के रूप में कार्यरत सर्वोच्च न्यायालय की कर्मचारी ने कहा कि तत्कालीन CJI रंजन गोगोई ने उसका यौन उत्पीड़न किया था। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के 22 न्यायाधीशों को लिखे पत्र में जस्टिस गोगोई की जांच करने की मांग किया था। यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच के लिए एक आंतरिक जांच समिति का गठन किया गया। जस्टिस S.A. बोबडे, N.V. रमना और इंदिरा बनर्जी इन हाउस कमेटी के 3 सदस्य थे। उसके बाद जान लीजिए कि वादी ने न्यायमूर्ति गोगोई से निकटता के कारण न्यायमूर्ति रमन की उपस्थिति पर आपत्ति जताई। न्यायमूर्ति रमना ने खुद को इससे अलग कर लिया और इसके स्थान पर न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा को नियुक्त कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे देखिएगा कि निम्न में से कौन सी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जिसे ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है? तो हो जाएगा वंदे भारत एक्सप्रेस। देखिए देश की पहली वंदे भारत ट्रेन नई दिल्ली और वाराणसी के बीच चली थी। इसकी स्पीड के साथ ही इसमें मिलने वाली सुविधाओं ने भी यात्रियों को खासा प्रभावित किया। पहले इसका नाम ट्रेन 18 रखा गया था, लेकिन लॉन्च के कुछ ही महीनों के बाद इसे बदलकर वंदे भारत कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे देखिएगा कि WHO ने 2023 तक औद्योगिक रूप से उत्प्रेरित वैश्विक खाद्य आपूर्ति से निम्न में से किसे खत्म करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खाद्य पर गठन के साथ आजादी किया है? तो ये कौन हो जाएगा, तो देखिए ट्रांस फैट हो जाएगा। ये देखिए ट्रांस फैट जिसे भोजन में वसा का सबसे खराब रूप में भी कहा जाता है, हर साल कोरोनरी हृदय रोग से विश्व स्तर पर 5 लाख से अधिक मौतों के लिए जिम्मेदार है। वे न केवल खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाते हैं, बल्कि अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी कम करते हैं। इससे कोरोनरी हृदय रोग और स्ट्रोक विकसित होने का खतरा बढ़ जाता है। इससे व्यक्तियों में टाइप 2 मधुमेह विकसित होने का खतरा भी बढ़ जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने 2023 तक वैश्विक खाद्य आपूर्ति से ट्रांस फैट को खत्म करने के रिप्लेस रणनीति उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और पेय गठबंधन के साथ मिलकर काम किया है। उसके बाद जान लीजिए कि 2023 तक IFBA सदस्यों ने अपने उत्पादों में 2 ग्राम प्रति 100 ग्राम तेल की विश्वव्यापी ट्रांस वसा औद्योगिक सीमा से अधिक नहीं करने की प्रतिबद्धता भी जताई है। इसके अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे देखिएगा कि इनमें से कौन सा संगठन जलवायु परिवर्तन के साथ साथ इसके प्राकृतिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रभावों पर वस्तु पर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है? तो देखिए यहाँ पे कौन हो जाएगा, तो जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल ये हो जाएगा। देखिए जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल एक संयुक्त राष्ट्रीय अंतर सरकारी समूह है जिसका कार्य मानव जनित जलवायु परिवर्तन के बारे में समझ विकसित करना है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने 1988 में इसकी स्थापना की और बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे मंजूरी दिया। इसके 195 सदस्य देश हैं और इसका मुख्यालय जेनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद जान लीजिए कि IPCC मानव जनित जलवायु परिवर्तन पर वस्तुनिष्ठ और पूर्ण वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करती है, जिसमें पर्यावरणीय, राजनीति और आर्थिक प्रभाव और खतरे के साथ ही दुर्व्यवहार संबंध रणनीतियां शामिल है इसके अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे देखिएगा कि हुरका बाउल किस भारतीय राज्य से संबंधित लोक नृत्य यहाँ पे शैली हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे किसका हो जाएगा, तो ये उत्तराखंड का हो जाएगा। ठीक है, देखिए हुरका बाउल जो है नृत्य, देखिए हुरका बाउल नृत्य खेतों में किया जाता है जबकि धान और मक्का उगाया जा रहा है उस समय में। एक निर्धारित दिन पर पूर्ववर्ती समारोह को निष्पादित करने के बाद अलग अलग धुनों पर कई क्षेत्रों में नृत्य किया जाता है। इस नृत्य का नाम हुरका से लिया गया है। जो ड्रम है जो नृत्य को संगीतमय संगत प्रदान करता है और बाउल जो गीत है। नृत्य में प्रयुक्त एकमात्र संगीत वाद्य यंत्र हुरका है। उसके बाद जान लीजिए कि गायक हुरका बाउल नृत्य प्रदर्शन में संघर्षों और वीरतापूर्ण कृतियों की कहानी को धीरे धीरे और दिलचस्प ढंग से बताया जाता है। अभिनेता आमतौर पर 2 दिशाओं से आते हैं और तेज गति और आकर्षक नृत्य शैलियों की अनुक्रम में कहानी को निष्पादित करते हैं। उसके बाद जान लीजिए कि उत्तराखंड के अन्य महत्वपूर्ण नृत्य रूप हैं। देखिए कौन कौन सा, पांडव नृत्य, भेटिया नृत्य, छोलिया नृत्य, झोला नृत्य और मुखोटा नृत्य, ये सभी उत्तराखंड के नृत्य हैं। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे देख लेते हैं क्या है कि हिंदी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम पे क्या हो जाएगा? तो देखिए धनपत राय हो जाएगा। ठीक है, धनपत राय। देखिए मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ था, जबकि उनका मृत्यु 8 अक्टूबर
1936 को हुआ था। वह एक आधुनिक हिंदी और उर्दू साहित्य के लेखक थे। धनपत राय श्रीवास्तव उनका दिया हुआ नाम था, जबकि नवाब राय उनका उपनाम था। उन्होंने अपने सभी लेखन के लिए अपने उपनाम का उपयोग किया। अंततः उन्होंने मुंशी प्रेमचंद उपनाम अपना लिया था। मुंशी एक मानद उपसर्ग है जो समाज में उनके प्रशंसक के द्वारा उनके उत्कृष्ट और कुशल लेखन के लिए दिया गया है। उसके बाद जान लीजिए कि उन्होंने लगभग 1 दर्जन उपन्यास, 250 लघु कथाएं, कई निबंध और हिंदी में अनुवाद प्रकाशित किया है। उनका अंतिम उपन्यास गोदान, जो कि द गिफ्ट ऑफ अ काउ के नाम पर जाना जाता है, व्यापक रूप से अब तक लिखा गया सर्वश्रेष्ठ हिंदी उपन्यास में से एक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे देखिए क्या है कि भारत में नीली क्रांति का जो संबंध है वो किससे हो जाएगा? तो देखिए किससे हुआ, तो मत्स्य पालन से हो जाएगा। देखिए भारत में नीली क्रांति का जो संबंध है वो मछली उत्पादन से है। यह मत्स्य पालन क्षेत्र में आधुनिकीकरण और विकास का एक आंदोलन है। नीली क्रांति का जो मकसद है मछली और अन्य जलीय जीवों के उत्पादन को बढ़ाना है। नीली क्रांति से जुड़ी कुछ बातें जान लीजिए। इसका शुरुआत 1980 के दशक में हुआ था। यह भारत के लिए आत्मनिर्भरता, पोषण और आर्थिक विकास के लिए अहम है। उसके बाद जान लीजिए कि नीली क्रांति से खाद्य सुरक्षा बढ़ा हुआ है और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हुआ है। नीली क्रांति में मछली पकड़ने के उद्योग में काम करने वाले लोगों की आजीविका में सुधार हुआ है। नीली क्रांति में मत्स्य पालन क्षेत्र में आर्थिक विकास और निर्यात क्षमता बढ़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे देखिए गया कि भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर निम्न द्वारा तय की जाती है। तो किसके द्वारा तय की जाती है? तो संबंधित बैंक के द्वारा तय की जाती है। देखिए बचत बैंक खाते पर ब्याज दर प्रत्येक बैंक के द्वारा दी जाती है, जो इस पर निर्भर करता है। 1 लाख रुपए तक की शेष राशि पर एक समान ब्याज दर निर्धारित की जाती है, चाहे खाते में इस सीमा के भीतर कितनी भी राशि क्यों ना हो। ठीक है। उसके बाद जान लीजिए कि किसी भी दिन के अंत में 1 लाख रुपए से अधिक बचत बैंक शेष के लिए अलग अलग ब्याज दरें प्रदान की जाती है। उसके बाद जान लीजिए कि निजी क्षेत्र के बैंकों में डीसीबी बैंक 6.75% की उच्चतम ब्याज दर प्रदान करता है। आरबीएल बैंक 6.25% और बंधन बैंक 6% तक ब्याज दर दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे देखिएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था है कैसा? तो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा। देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवाद और समाजवाद की विशेषताओं वाला एक तरह का आर्थिक ढांचा होता है, जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र होते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार निजी क्षेत्र पर नियंत्रण रखती है और आर्थिक गतिविधियों को निर्देशित करती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र एक दूसरे को मजबूत बनाने के लिए काम करते हैं। उसके बाद जान लीजिए कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र होते हैं। निजी क्षेत्र में लाभ कमाने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जबकि सरकारी क्षेत्र नागरिकों के हित में काम करा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे देखिएगा कि कौन सी नदी पीली नदी के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा नदी हो जाएगा? तो देखिए होंगाहो नदी हो जाएगा। देखिए पीली नदी जिसे हुआंग के नाम से भी जाना जाता है, यांगसी के बाद चीन की दूसरी सबसे लंबी नदी है और विश्व की 6ठी सबसे लंबी नदी प्रणाली है, जिसकी कुल लंबाई 5464 किलोमीटर है। यह पश्चिमी चीन के किंगहाई प्रांत में बायन हर पर्वत से शुरू होती है और शेडोंग प्रांत में डोगिंग के पास बोहाई सागर में मिलने तक 9 प्रांतों में बहती है। उसके बाद जान लीजिए कि यह जो है 3,07,000 वर्ग मील के कुल जल निकासी क्षेत्र में लगभग यहाँ पे देखिए 7,95,000 वर्ग किलोमीटर को शामिल हुआ है। इसमें हुआंग हो घाटी वह जगह है जहां चीनी सभ्यता की शुरुआत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे देखा कि मध्याह्न भोजन योजना किस मंत्रालय के दायरे में आता है? तो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये। देखिए मध्याह्न भोजन योजना जो कि 1995 में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा पूरे भारत में शुरू किया गया था। मध्याह्न भोजन योजना भारत सरकार का एक स्कूली भोजन कार्यक्रम है। मध्याह्न भोजन योजना अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत आता है। मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य यहाँ पे जान लीजिए क्या क्या है। तो देखिए छात्रों का नामांकन बढ़ाना है। यह छात्रों की उपस्थिति को बढ़ावा देने में मदद करता है, न केवल बच्चों के लिए बल्कि माता पिता के लिए भी एक प्रोत्साहन के रूप में कार्य करता है, क्योंकि इसमें एक अंतर्निहित सब्सिडी है। यह उन बच्चों के लिए आकर्षण है जो स्कूल जाने के लिए अनिच्छुक रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे देखिएगा कि अंडर क्या है कि U-233 ईंधन का जो उपयोग है करने वाला विश्व का एकमात्र सक्रिय परमाणु रिएक्टर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो देखिए ये कौन सा हो जाएगा? तो ये कामिनी हो जाएगा। देखिए कामिनी इसका मतलब देखिए और क्या होता है, इसका नाम कल्पक्कम मिनी रिएक्टर। ठीक है। कल्पक्कम के इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में एक अनुसंधान रिएक्टर है। 29 अक्टूबर 1966 को यह गंभीर स्थिति में पहुंच गया था। उसके जान लीजिए कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि बार्क और इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने इसके डिजाइन और निर्माण पर सहयोग किया। पूरी क्षमता पर यह 30 किलोवाट ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न करता है। उसके बाद जान लीजिए कि कामिनी को हल्के पानी से ठंडा और नियंत्रित किया जाता है और पास के FBTR रिएक्टर के थोरियम ईंधन चक्र द्वारा उत्पादित यूरेनियम 233 धातु द्वारा संचालित किया जाता है। 2006 तक यह दुनिया का एकमात्र थोरियम आधारित प्रायोगिक रिएक्टर है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे देखिएगा कि मिश्रित खेती की मुख्य विशेषता यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि पशुओं का पालन पोषण और फसलों की खेती एक साथ करना, इसी को मिश्रित खेती कहते हैं। देखिए मिश्रित खेती एक कृषि प्रणाली है जिसमें फसल उगाने के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। इसमें अलग अलग तरह की फसलें उगाई जाती है और पशुओं को भी पाला जाता है। मिश्रित खेती से किसानों को कई फायदे होते हैं। मिश्रित खेती के फायदे यहाँ पे जान लीजिए। मिश्रित खेती से किसानों को एक ही खेत में कई तरह के उत्पाद मिलते हैं। इससे मिट्टी की उर्वरता और गुणवत्ता दोनों बनी रहती है। उसके बाद जान लीजिए कि फसल नष्ट होने का खतरा इससे कम हो जाता है। उसके बाद जान लीजिए कि मिश्रित खेती से किसानों को बेहतर मुनाफा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे देख लीजिए कि निम्न में से किसने सबसे पहले 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था। तो देखिए किसने तैयार किया था, तो महात्मा गांधी ने। देखिए भारत छोड़ो प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने तैयार किया था। इस प्रस्ताव को 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। भारत छोड़ो आंदोलन की खास बातें जान लीजिए। यह आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय शुरू हुआ था। इसका जो मकसद है भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को खत्म करना था। यह आंदोलन अहिंसक था। उसके बाद जान लीजिए कि महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से तुरंत भारत छोड़ने को कहा था। इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। इस आंदोलन के दौरान देश भर में हड़ताल और तोड़फोड़ हुआ था। फिर जान लीजिए कि इस आंदोलन के दौरान कई जिलों में स्वतंत्र सरकारें बनाई गई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे देखा है कि कौन सी मस्जिद जो दिल्ली में बनी पहली मस्जिद मानी जाती है कुतुब मीनार के पास स्थित है। तो देखिए कौन हो जाएगा, ये होगा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। देखिए मामलुक वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम को प्रायोजित किया है। कुव्वत उल इस्लाम अपने विजय मीनार के लिए सबसे प्रसिद्ध है जो भारत पर मुस्लिम विजय की याद दिलाता है। यह लाल बलुआ पत्थर ग्रे क्वार्ट्ज और सफेद संगमरमर से बना हुआ है। हालांकि यह संभवतः पास के लोहे कानून के स्तंभ से प्रेरित है। उसके बाद जान लीजिए कि जब कुतुब ने मस्जिद बनवाई तो उसके चारों ओर मस्जिद बनाई। लोहे से निर्मित होने के बावजूद यह लगभग 1500 वर्षों से जंग मुक्त बना हुआ है, जो मौर्य की बेहतर धातुकर्म क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे देखा है कि राष्ट्रवाद के प्रचार हेतु अल हिलाल नामक समाचार पत्र का जो प्रकाशन है किसने प्रारंभ किया था। तो देखिए किसने किया था, ये मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था। देखिए राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए अल हिलाल नामक समाचार पत्र का जो प्रकाशन है मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था। यह एक साप्ताहिक उर्दू अखबार था। अल हिलाल के बारे में चलिए कुछ और बातें जान लेते हैं। अल हिलाल का जो मतलब होता है द क्रिसेंट होता है। यह अखबार भारत में ब्रिटिश राज के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रकाशित होता था। यह अखबार भारतीय मुस्लिम स्वतंत्रता आंदोलनों में शामिल होने के लिए भारतीय मुसलमानों को प्रोत्साहित करता था। उसके बाद जान लीजिए कि अंग्रेजों ने साल 1914 में प्रेस एक्ट के तहत अल हिलाल पर रोक लगा दिया था। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने ही अल बलाग नामक एक और साप्ताहिक पत्रिका भी निकाली थी। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे देखा कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में धुआंधार बम फेंके। वे किसके खिलाफ विरोध कर रहे थे, तो किसके खिलाफ विरोध कर रहे थे, देखिए व्यापार विवाद विधायक और सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक पर वो कर रहे थे विरोध। देखिए क्रांतिकारी साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर भगत सिंह ने वर्तमान नई दिल्ली स्थित ब्रिटिश भारत के तत्कालीन सेंट्रल असेंबली के सभागार संसद भवन में 8 अप्रैल 1929 को अंग्रेजी सरकार को जगाने के लिए बम और पर्चे फेंके थे। बम फेंकने के बाद वहीं पर दोनों ने अपनी गिरफ्तारी भी दे दी थी। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे देखा कि प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा का नेतृत्व किसने किया था। तो ये किसने किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। देखिए प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा गया था। यह युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और उनके सहयोगियों को हराया था। इस युद्ध की कुछ खास बातें जान लीजिए। यह युद्ध बंगाल के प्लासी में हुआ था। यह युद्ध हुगली नदी के किनारे पर हुआ था। उसके बाद जान लीजिए कि इस युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला के मुख्य सेनापति मीर जाफर ने दल बदल किया था। इस युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला के साथ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक भी थे। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव की जीत के बाद ब्रिटिश भारत में आर्थिक और सैन्य शक्ति बढ़ा हुआ था। इस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी थी। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे देखेगा कि भारत के संविधान में कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार को समाप्त करने से संबंधित है। तो 44वां संविधान संशोधन हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान के 44वें संशोधन के जरिए साल 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। इसके बाद इसे अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार बनाया गया। संपत्ति के अधिकार से जुड़ी चलिए कुछ और बातें जान लेते हैं। ये पहले संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 में मौलिक अधिकार के तौर पर शामिल था। उसके बाद जान लीजिए कि 44वें संशोधन के बाद राज्य को किसी व्यक्ति से उसकी निजी संपत्ति छीनने के लिए कानून और उचित प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है। इस संशोधन के पीछे यह तर्क दिया गया था कि संपत्ति के अधिकार की वजह से समाजवादी और धन लक्ष्यों के वितरण में कई तरह की बाधाएं आती थी।
क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे देखिएगा कि अक्टूबर 2020 तक भारत के संविधान में कितने भाग हैं, तो 25 भाग हैं। देखिए भारतीय संविधान में कुल 25 भाग हैं। संविधान के इन भागों को अध्यायों के रूप में समझा जा सकता है। हर भाग में कुछ अनुच्छेद होते हैं। संविधान में समय समय पर होने वाले संशोधनों के कारण भागों की संख्या बढ़ती गई है। भारतीय संविधान के कुछ भाग जान लीजिए। भाग 1 संघ और उसका क्षेत्र हो जाएगा। भाग 2 नागरिकता हो जाएगा। भाग 3 मौलिक अधिकार हो जाएगा। भाग 4 राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत हो जाएगा। भाग 8 में देखिए कि केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। भाग 9 में पंचायत है। भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र हो जाएगा। भाग 11 में संघ और उसका राज्य के बीच संबंध हो जाएगा। उसके बाद भाग 12 में देखिए वित्त संपत्ति अनुबंध और छूट हो जाएगा। और भाग 15 में चुनाव के बारे में चर्चा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे देखिएगा कि निम्न में से किसे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है, तो देखिए किसे हो जाएगा, तो राज्य का मुख्यमंत्री जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है, बल्कि वो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। देखिए अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर किया जाएगा। और मंत्री राज्यपाल की इच्छा पद पर बने रहेंगे, बशर्ते कि छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में आदिवासी कल्याण का प्रभारी मंत्री होगा, जो इसके अलावा अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के कल्याण या किसी अन्य कार्य का प्रभारी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे देखिएगा कि निम्न में से किस भारतीय राज्य को 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी कि नेफा, ठीक है, नेफा के रूप में जाना जाता था, तो अरुणाचल प्रदेश को। देखिए अरुणाचल प्रदेश को पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी कि नेफा के नाम से जाना जाता था। यह ब्रिटिश राज काल का एक प्रशासनिक विभाग था। 1972 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और इसका नाम बदलकर अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया। साल 1987 में से पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। उसके बाद जान लीजिए कि नेफा से जुड़ी कुछ और खास बातें। नेफा की स्थापना साल 1954 में हुआ था। 1972 में जब यह केंद्र शासित प्रदेश बना, उस समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी थी। 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला। अरुणाचल प्रदेश भारत के नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र का सबसे बड़ा राज्य था। उसके बाद जान लीजिए कि अरुणाचल प्रदेश अपनी अनूठी संस्कृति, हस्तशिल्प, मार्शल आर्ट और प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे देखा कि 2019 में एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष व्यक्तिगत खिताब किसने जीता था, तो सौरभ घोषाल ने जीता था। देखिए 2019 पुरुष एशियाई व्यक्तिगत स्क्वैश चैंपियनशिप एशियाई व्यक्तिगत स्क्वैश चैंपियनशिप का पुरुष संस्करण है, जो व्यक्तिगत एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप है। 1 से 5 मई 2019 तक यह आयोजन कोलालमपुर के राष्ट्रीय स्क्वैश केंद्र में आयोजित किया गया था। सौरभ घोषाल ने चौधरी वरीयता प्राप्त लिए और चुन मिंग को 11-9, 11-2 और 11-8 से हराकर टूर्नामेंट जीत लिया था। उसके बाद जान लीजिए कि अप्रैल 2019 में सौरभ ने पहली बार करियर की सर्वोच्च विश्व रैंकिंग 10 हासिल किया था। वह कोलकाता के पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे देखेगा कि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो देखिए क्वाशीओरकर रोग होता है। देखिए प्रोटीन की कमी से कई तरह की बीमारियां हो सकती है, जैसे कि एनीमिया हो गया, क्वाशीओरकर हो गया, मेरास्मस हो गया, फैटी लीवर हो गया, इम्यूनिटी कमजोर होना हो जाएगा, घाव भरने में देरी हो जाएगा। उसके देखिए बालों का झड़ना, ड्राई स्किन, नाखूनों का आसानी से टूटना, प्रोटीन की कमी से जुड़ी कुछ और लक्षण, मांसपेशियां कमजोर होना, पैरों में सूजन, थकान और ऊर्जा की कमी, स्किन पिगमेंटेशन, ये सब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि प्रोटीन की कमी से जुड़े कुछ और रोग, फैटी लीवर, क्वाशीओरकर, मेरास्मस, ये सब हो जाएगा। और 32 यहाँ पे देखिएगा कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो फीमर हो जाएगा। ठीक है, देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी होती है, जिसे फीमर कहते हैं। यह शरीर की सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी भी है। फीमर घुटने से कूल्हे तक होती है। फीमर के बारे में चलिए कुछ और बातें जान लेते हैं। ज्यादातर वयस्कों के फीमर करीब 18 इंच लंबी होती है। फीमर मानव शरीर की लंबाई का करीब 26% होती है। फीमर के ऊपरी और निचले दोनों सीधों के बीच सेप्ट होता है। उसके बाद जान लीजिए कि फीमर की ऊपरी सीधे में शीर्ष, गिरवा, ग्रेटर व लेसर ट्रोक्वेंटर्स होते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे देखिएगा कि निम्न में से कौन सा तत्व हम कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहता है, तो यहाँ पे देखिए कौन हो जाएगा, तो मरकरी हो जाएगा। ठीक है, देखिए पारा और ब्रोमीन ये दो तत्व कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहते हैं। पारा एक धातु है, जबकि ब्रोमीन एक अधातु है। पारा के बारे में चलिए कुछ और बातें जान लेते हैं। पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में रहती है। पारा का जो रासायनिक प्रति Hg है और इसकी परमाणु संख्या 80 है। पारा चांदी जैसा दिखता है और भारी भी होता है। उसके बाद जान लीजिए कि तापमान में बदलाव के साथ पारा का विस्तार या संपीड़न होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल थर्मामीटर में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे देखिएगा कि निम्न में से कौन सा एक एस्टर का उदाहरण हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे कौन होगा, तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, CH3COOH2H5 हो जाएगा। देखिए एस्टर एक कार्बनिक अणु होता है जिसमें कार्बोक्सिल समूह के हाइड्रोजन को हाइड्रोकार्बन समूह से बदल दिया जाता है। एस्टर कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल से बने होते हैं। एस्टर में हाइड्रोजन को हाइड्रोकार्बन के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल में COOH समूह होता है। एस्टर का रासायनिक सूत्र RCO2R है, जहां R कार्बोक्सिलिक अम्ल के हाइड्रोकार्बन घटकों का प्रतिनिधित्व करता है और R एल्कोहल का प्रतिनिधित्व करता है।
उसके बाद जान लीजिए कि एथिल एसीटेट CH3COO-C2H5 एक एस्टर है। एसिटिक एसिड के कार्बोक्सिल समूह पर हाइड्रोजन को एथिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। एथिल प्रोपेनोइड, प्रोपाइल मेथेनोइड, प्रोपाइल एथेनोइड और मेथाइल ब्यूटेनोइड एस्टर के उदाहरण है। ग्लिसराइड, ग्लिसरॉल फैटी अम्ल एस्टर हैं सब। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे देखिए क्या कि प्रतिरोध का SI इकाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ओम हो जाएगा। देखिए प्रत्यक्ष धारा से मापी जाने वाली विद्युत प्रतिरोध की इकाई ओम है। देखिए इस तरह का सिंबल से इसको दर्शाते हैं, ठीक है, इस तरह का। उसके बाद जान लीजिए क्या है कि जिसका नाम जर्मन भौतिक वैज्ञानिक और गणितज्ञ जॉर्ज साइमन ओम के नाम पर रखा गया था। ओम के नियम के अनुसार प्रतिरोध R एक चालक के पार वोल्टेज U और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा I का। उसके बाद जान लीजिए कि ओम को एक कंडक्टर के दो बिंदुओं के बीच विद्युत प्रतिरोध के रूप में परिभाषित किया जाता है। जब इन बिंदुओं पर एक वोल्ट का निरंतर प्रभावित अंतर कंडक्टर में 1 एम्पियर की धारा उत्पन्न करता है। कंडक्टर किसी भी इलेक्ट्रोमोटिव बल का स्थान नहीं कर होती है। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे देखिए क्या है कि एक माइक्रोफोन परिवर्तित करता है। तो देखिए किसमें करता है, तो देखिए यह जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। देखिए माइक्रोफोन एक प्रकार का ट्रांसड्यूसर है, एक उपकरण जो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन ध्वनिक ऊर्जा, ध्वनि तरंगों को विद्युत ऊर्जा यानी ऑडियो सिग्नल में परिवर्तित करता है। ध्वनि तरंगें एक कंपित डायफ्राम से टकराती है जो एक चुंबक को कुंडल के पास ले जाती है। कुछ डिजाइनों में कुंडली चुंबक के भीतर घूमती है। कंडेंसर माइक्रोफोन कैपेसिटिव अवधारणा पर काम करते हैं। उसके बाद जान लीजिए कि कैपेसिटर समानांतर संचालन प्लेटों से बने होते हैं जो चार्ज बनाए रखते हैं और वोल्टेज परिवर्तन जैसे बिजली आपूर्ति में सिग्नल को सुचारू करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। आने वाली ध्वनि कंडेंसर माइक्रोफोन में कैपेसिटर की एक प्लेट को कंपन करती है, एक संगत विद्युत संकेत उत्पन्न होता है इससे। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे देखिए क्या है कि प्रशासन के द्वारा निर्धारित कीमतों पर बेचे जाने वाले निर्माता और निर्यात सामानों के लिए दिल्ली में एक विशेष बाजार सेरा अदल की स्थापना किसने किया था, तो देखिए किसने किया था, तो देखिए कहता अलाउद्दीन खिलजी ने। देखिए सेरा अदल यानी कि न्याय का स्थान निर्मित और आयातित वस्तुओं के लिए दिल्ली में एक विशेष बाजार था। सेरा अदल में बेचे जाने वाले समाज में कपड़ा, चीनी, जड़ी बूटियाँ, सूखे मेवे, मक्खन और दीपक का तेल शामिल था। अलाउद्दीन ने बदायूं गेट के अंदरूनी हिस्से में ग्रीन पैलेस कोषक अशब्द के पास अप्रयुक्त भूमि के एक व्यापक टुकड़े पर सेरा अदल की स्थापना किया है। सुबह से दोपहर की नमाज तक बाजार खुला रहा। सुल्तान ने प्रत्येक निर्दिष्ट वस्तु को केवल सेरा अदल में उसके प्रशासन के द्वारा निर्धारित कीमतों पर बेचने का आदेश दिया। उसके बाद जान लीजिए कि इस विनियमन के किसी भी उल्लंघन के परिणामस्वरूप वस्तु जब्त कर ली जाएगी और विक्रेता को सजा दी जाएगी। अलाउद्दीन ने अपने साम्राज्य के सभी व्यापारियों जिनमें हिंदू और मुस्लिम दोनों को शामिल थे को वाणिज्य मंत्रालय में पंजीकृत होने का आदेश दिया। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे देखिए क्या है कि निम्न में से कौन सा RBI का कार्य नहीं हो जाएगा यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला कि कौन सा RBI का कार्य नहीं है, तो यहाँ पे देखिए यह सरकार के बैंकिंग आवश्यकताओं को प्रबंधन करता है, ये हो जाएगा। या वाणिज्य बैंकों के नकदी भंडारण का संरक्षण, ये भी हो जाएगा। या करेंसी नोट जारी करता है, ये भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ये को देखिए, यह प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देता है, ये यहाँ पे नहीं हो जाएगा, ठीक है। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI देश के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है। RBI अधिनियम 1934 ने 1 अप्रैल 1935 को RBI का स्थापना किया। 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। RBI का कार्य यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या है, तो बैंक नोट जारी करना। 1 रुपये के नोट को छोड़ करके जो वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक के पास करेंसी नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है। रिजर्व बैंक के करेंसी नोटों को पूरे देश में असीमित कानूनी मुद्रा नियमित किया गया है। सरकार का बैंकर, यह सरकार के जमा खातों को बनाए रखने और संचालित करने के लिए जिम्मेदार है। यह सरकार की ओर से धन एकत्र करने और भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है। IMF और विश्व बैंक के सदस्य के रूप में यह भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे देखिए क्या है कि चोजन छिद्र हर वर्ष वसंत ऋतु में बनता है, कहाँ पर, तो देखिए अंटार्कटिका में बनता है। देखिए ओजोन छिद्र हर साल तब बनता है जब दक्षिणी गोलार्ध में वसंत के दौरान लगभग 3 महीने, जो कि सितंबर से नवंबर के बीच होता है, की अवधि के लिए अंटार्कटिका के अधिकांश हिस्से में कुल ओजन में तेज गिरावट, जो कि वर्तमान में 60% तक होती है। ओजोन छिद्र वास्तव में एक छिद्र नहीं है, बल्कि असामान्य ओजन के स्तर से कहीं अधिक कमजोर है। उसके बाद जान लीजिए कि इसे वैज्ञानिक समुदाय के द्वारा ऐसे किसी भी स्थान के रूप में परिभाषित किया गया है जहां वायुमंडल में स्तंभ ओजन की मात्रा 22 डॉप्सन इकाई में से कम होती है। 1980 और 1990 के दशक में गर्मियों के अंत जनवरी से मार्च में ओजन की मात्रा में इतनी तेज गिरावट नहीं देखी गई थी। चलिए उसके बाद इस शिफ्ट का आखिरी क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे देख लेते हैं क्या है कि संयुक्त राष्ट्र का कौन सा निकाय जनसंख्या के प्रजनन स्वास्थ्य से सीधे संबंध है, तो देखिए ये हो जाएगा UNFPA, ये हो जाएगा।
देखिए, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी कि UNFPA जो पहली जनसंख्या गतिविधियों के लिए संयुक्त राष्ट्र कोष था, एक संयुक्त राष्ट्र संगठन है जो दुनिया भर में प्रजनन और मातृभाषा स्वास्थ्य में सुधार के लिए समर्पित है। इसके काम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल नीतियां और प्रक्रियाएं बनाना, जन्म नियंत्रण पहुंच का विस्तार करना और बाल विवाह, लिंग आधारित हिंसा, प्रसूति संबंधी फिस्टूला और महिला जननांग विकृति के खिलाफ अभियान चलाना, ये सब शामिल है। उसके बाद जान लीजिए कि 4 भौगोलिक क्षेत्रों में 144 से अधिक राष्ट्र UNFPA द्वारा समर्थित है। अरब राज्य और यूरोप, एशिया और प्रशांत, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन और उप सहारा अफ्रीका यह संयुक्त राष्ट्र विकास समूह का संस्थापक सदस्य है, जो सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समर्पित संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और कार्यक्रमों का एक समूह है। मुख्यालय इसका देख लीजिए न्यूयॉर्क शहर, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। उसके देखिए नातालिया का नेम UNFPA का प्रमुख हो जाएगा इसका। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। कैसे लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सेट के क्वेश्चंस को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।